आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। 1 अप्रैल यानी कि कल से आपकी जिंदगी में कई नई चीजें जुड़ जाएंगी और कई सारे बदलाव आ जाएंगे। इनमें ज्यादातर बदलाव आपकी जेब, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं वो 10 बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल यानी कि कल से लागू होने वाले हैं, जिन्हें जानना और समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड की। तो आज पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का आखिरी दिन है। अगर आपने लिंक नहीं किया है तो 1 अप्रैल के बाद से ऐसे पैन कार्ड ये इनऑपरेटिव हो जाएंगे और इसके पहले पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। नए वित्तीय वर्ष से टीडीएस बदल जाएगा। लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड काम नहीं करेगा। कल से क्या हो सकता है? आईटीआर फाइल नहीं करने पर टीडीएस की दर दोगुनी हो जाएगी। लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड काम नहीं करेगा। तो 1 अप्रैल से आधार कार्ड पैन से लिंक करना जरूरी है। 1 अप्रैल से आईटीआर फाइल नहीं करने पर सख्ती होगी और दोगुनी दर आपको देनी होगी। तो अगर आपने आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो किसी भी वित्तीय काम में परेशानी आ सकती है। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते और नए वित्तीय वर्ष से टीडीएस बदल जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल नहीं करता है तो बैंक जमा पर टीडीएस की ब्याज दर दोगुनी हो जाएगी। मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स आउटगो स्लैब में नहीं आता और वो आईटीआर भी फाइल नहीं करता तो उस पर टीडीएस की दर दोगुनी हो जाएगी। आईटीआर फाइल नहीं करने पर जेब आपकी ढीली होगी, वो भी एक्स्ट्रा दर पर। आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक एक कर बड़े बदलाव और खबर के मायने को बता रहे हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च 2021 के बाद से मिडिल इनकम ग्रुप यानी कि एमआईजी को नया घर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी और इस योजना में सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वालों को एमआईजी कैटेगरी में रखा गया है। बात पीएफ के मिलने वाले ब्याज पर करें टैक्स की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएफ निवेश पर टैक्स का ऐलान किया था और इस नियम के तहत पीएफ में 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर निवेश की राशि पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होगा। चलिए दूसरा बदलाव हम आपको बताते हैं कि अगर बिना नियोक्ता के योगदान पर पीएफ में 5 लाख तक निवेश टैक्स फ्री रहेगा। यानी जो लोग पीपीएफ या फिर वीपीएफ में निवेश करते हैं वो साल में 5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय के नए वेज कोड को लेकर भी काफी चर्चा थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने यह फैसला अभी टाल दिया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च 2021 के बाद से मिडिल इनकम ग्रुप को नया घर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी और इस योजना में सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वालों को एमआईजी यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी में रखा गया है। अब एमआईजी कैटेगरी में अधिकतम 2,35,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जबकि लोअर इनकम ग्रुप और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2,67,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। हालांकि एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक जारी होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 अप्रैल से 8 बैंकों की चेकबुक बदल जाएगी। अगर आपका खाता इन 8 बैंकों में किसी में भी है तो तुरंत नई चेकबुक के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। जिन बैंकों की चेकबुक बदलेगी वो बैंक के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए 1 अप्रैल से 45 साल और ऊपर के सभी लोग इसके दायरे में आएंगे। ड्राइवर के साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग जरूरी होगा, ये एक अच्छी बात है। 8 बैंकों की चेकबुक बदल जाएंगी। क्या क्या बदलाव होगा 1 अप्रैल से, ये हम आपको बता रहे हैं। तो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन, एक बड़ा ड्राइव यहां शुरू कल से होगा। तो
तो 1 अप्रैल को 8 बैंकों की चेकबुक बदल जाएगी। अगर आपका खाता 8 बैंकों में किसी भी एक में है तो तुरंत नई चेकबुक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा और 1 अप्रैल से 45 साल और उसके ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे। इसके लिए उन्हें कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके बाद आप सरकारी या फिर प्राइवेट सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे, टीका लगवा सकेंगे। अभी फ्रंट वर्कर्स, 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारी वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। सरकार ने सफर को सुरक्षित बनाने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब ड्राइवर के साथ बगल वाली सीट के लिए एयरबैग लगाना आवश्यक किया गया है। तो ये सब बदलाव धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। हालांकि कल से ही ये बदलाव आपको दिखने लगेंगे। आगे बढ़ेंगे। 19 लाख के रोजगार के वादे पर बिहार सरकार पूरी तरह अमल कर रही है और आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य में कैसे युवाओं को रोजगार मिले इसकी पूरी झलक फैसलों में दिखी। लेकिन बालू को लेकर फैसले का असर आपकी जेब पर सीधा पड़ने वाला है। बुधवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 35 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक के बाद जो जानकारी मिली वो इस ओर इशारा करती है कि सरकार का फोकस बेरोजगारों को रोजगार देने पर है। बैठक में जो निकल कर आया उसके मुताबिक 5,635 सरकारी पदों पर बहाली होगी, जिसमें पटना IGIMS में 403 नए पद सृजित किए गए हैं। बिहार SSC में 198 नए पदों की मंजूरी मिली है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 39 पदों पर बहाली होगी। कोर्ट में 9 अराजपत्रित पदों की मंजूरी मिली है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कुल 218 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जिलों में मत्स्य प्रचार पदाधिकारी के 264 नए पद सृजित किए गए हैं। राज्य के नगरपालिका में विभिन्न प्रकार के कुल 4,503 पदों पर नियुक्ति होगी। कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए पदों का सृजन किया गया है और ये कुल मिला करके 4,503 पदों का सृजन किया गया है, जिस पर प्रतिवर्ष 76 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए का अनुमानित व्यय आएगी। बालूघाट बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर तक की गई है। इसका मतलब है कि जिनके पास बंदोबस्ती थी उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। हालांकि इसके लिए जिनके पास बंदोबस्ती है उनसे 50% ज्यादा राशि ली जाएगी। मतलब साफ है कि फैसले के बाद बालू की कीमतों में इजाफा होगा। इधर आरजेडी बालू बंदोबस्ती में पारदर्शिता की मांग कर रहा है। सेवा समाप्त हो रही थी, 1 साल के लिए स्वतः एक्सटेंशन किया गया है। तो जनता को मद्देनजर रखते हुए 1 साल के लिए सभी बंदोबस्तधारियों को एक्सटेंशन किया गया है और मुझे लगता है कि इससे जनता का भी लाभ होगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। सरकार इस पर उदासीन है और सरकार इसको ठीक से सुपरवाइज या मॉनिटरिंग नहीं कर रही है और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों को। और आज बालू की कीमत जो महंगा हो जाएंगे तो इससे आम जनता प्रभावित होगी। भभुआ में कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। राज्य के 8,386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से भवन बनेंगे। औरंगाबाद में 20 MTPC क्षमता के राइस मिल की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में 3 बड़े निवेश को हरी झंडी मिली है। कोरोना से पंचायत कर्मियों की मौत पर 30 लाख के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। सभी थानों में CCTV लगाने के लिए 74 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त भी कई फैसले सरकार ने लिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार सरकार के फैसले के मायने को जरा समझिए। बिहार सरकार का जो फोकस है वो रोजगार पर है, रोजगार सृजन को लेकर है। बिहार सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया है और वादे को पूरा करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा सरकार ने बंदोबस्ती राशि में 50% का इजाफा किया है। तो सरकार के फैसले का सीधा असर आपकी जेब पर होगा। फैसले के बाद बालू की कीमतों में इजाफा होगा,
बंदोबस्तधारी जब सरकार को ज्यादा पैसे देंगे तो इसका सीधा प्रभाव ग्राहकों पर पड़ेगा, उनकी जेब पर पड़ेगा। बालू की कीमतों में वृद्धि होने से रियल एस्टेट सेक्टर काफी महंगा हो जाएगा, यानी कि आपका घर बनाना पहले से महंगा होगा और किसी तरह के निर्माण कार्य की लागत बढ़ जाएगी, यानी कि ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। यानी कि बंदोबस्ती जिनके हाथों में मिली उन्होंने रेट हाइक कर दिया और उसके बाद इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, इमारतें बनाने से लेकर कोई भी जो कंक्रीट का विकास होता है, वो सारी चीजें बढ़ जाएंगी और इसके लिए आपको ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डरा रहे हैं। देश भर के साथ बिहार में भी संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। होली खत्म होते ही लोग वापस अपने काम धंधे पर लौटने लगे, लेकिन रेलवे स्टेशन से लेकर कई जगहों पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा। न्यूज़ 18 ने राजधानी के कुछ जगहों का जायजा लिया है और हमारी पड़ताल में तस्वीरें लापरवाही भरी हैं। बिहार में फिर से कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। 3 दिनों के भीतर प्रदेश में 600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अब होली की छुट्टियों के बाद लोग वापस लौटने लगे हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग कितने सतर्क हैं और कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसकी पड़ताल न्यूज़ 18 ने की। शुरुआत हमने राजधानी पटना से किया। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और पता लगाने की कोशिश की कि कोविड नियमों का यहाँ क्या हाल है। पहले ये दावा सुनिए। सभी को उद्घोषणा के माध्यम से और हम लोग गाड़ियों में प्रॉपर घुस करके और बताते हैं कि कम से कम ये दूरी बना के रहें और मास्क पहने। मास्क पहनना बहुत जरूरी है और दवाई तो चलिए है, दवाई के साथ साथ कड़ाई का भी पालन करना है। रेलवे प्रशासन के दावों की पड़ताल हमने की और ट्रेन के अंदर जाकर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यात्री कोरोना को लेकर कितने सजग हैं। हम पहुंचे हैं स्टेशन पर। यहाँ जो ट्रेनें दिल्ली की तरफ जा रही है, यानी कि जो लोग अब बिहार से दिल्ली लौट रहे हैं, मुंबई लौट रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि ये लोग कितना सजग हैं और सतर्क हैं। सबके लिए जरूरी है, अपने लिए तो है ही, दूसरे के लिए भी है। हमारे अगल बगल अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो उनको मास्क नहीं पहना है वो खतरनाक हो सकता है। हम मानते हैं कि मास्क नहीं है तो रुमाल बांध ले या फिर अपना अंगोछा डाल ले, गमछा डाल ले सर। तो पहले तो गलती कर दी आपने जी, आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। हाँ जी। छोटा सा बच्चा है, इसको भी तो कुछ बांध दीजिए। बांध देंगे सर, अभी खाना खा रहा है सर। आप ये कर दीजिएगा। अब ये तस्वीर है पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने इस बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके का जायजा लिया। यहाँ लोग ना तो मास्क पहने दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। तर्क भी अजीब सा दिया जा रहा है। इस वक्त हम हैं मीठापुर सब्जी मंडी में और देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है और न किसी के चेहरे पे मास्क है, नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पिछले 72 घंटों में 600 से ज़्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे में ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। कोरोना का किसको नहीं डर है? तो मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा है? लगाते थे, अभी भूख लाग गमछी रखते थे, एनी टाइम हमेशा गमछी। भुलाइए मत, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपने ठीक किया। एक शख्स है, मास्क नहीं मिला तो रुमाल ही रख लिया, ये ठीक है। कई सारे ऐसे लोग ढक लो, अभी भी ढक लो। चेहरा क्या नहीं ढकते हैं? जी सर, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है तो सर। कमाने खाने वाला को बीमारियां नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा नहीं सर। रखिए ना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में पिछले 72 घंटे में 664 नए केस मिले हैं। बड़ी बात ये कि संक्रमितों में 70% दूसरे प्रदेशों से आने वाले हैं। 10 दिनों में कोरोना के सक्रिय केस 1051 दर्ज किए गए। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.85% है। तेजी से पांव पसारते कोरोना के मामलों ने माननीयों को भी चिंतित कर दिया है। तभी तो सत्ता पक्ष की ओर से विशेष सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। जब पूरे देश के पैमाने पे आप देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि बिहार ने काफ़ी नियंत्रण रखा है और हम सब लोग टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 शब्द जो है जिस पे शुरू से काम करके हम लोग सफल हुए हैं, हम लोग उस काम को कर रहे हैं। अब फिर दोबारा लहर आई है। WHO ने भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी,
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबने संयुक्त रूप से फिर सावधानी बरतने को कहा है और तब भी श्री नीतीश कुमार के प्रयासों को मिस प्रोपेगेट किया गया। जरूरत कोरोना से डरने की है, जरूरत संक्रमण से बचाव और सतर्क रहने की है। यदि ऐसे ही हम लापरवाह बने रहे और कोविड नियमों को ठेंगा दिखाते रहे तो कोरोना के केस में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि आपकी जान तक जा सकती है। इसलिए खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित सिंह और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपना विकराल रूप ले रखा है और पिछले कई दिन से देश में हर रोज 50,000 से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। और कारण भी यही है कि कोरोना वायरस की ये नई लहर पिछले साल की याद दिला रही है और कई मामलों में उससे भी खतरनाक ये दूसरा स्ट्रेन नजर आता है, क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं है और मामलों की रफ्तार बढ़ रही है। तो समझना जरूरी है कि ऐसे में देश में आई कोरोना की पहली और इस लहर में वो क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है जो हर किसी की चिंता को बढ़ा रहा है। तो सितंबर और अक्टूबर 2020 की अगर हम बात करें तो उस वक्त भारत में 18,000 से 50,000 एक्टिव मामले 32 दिन में पहुंचे थे। लेकिन इस बार 11 मार्च से 27 मार्च के बीच यह अंतर पूरा हो गया। तो पहले की तरह ही इस बार भी सबसे अधिक खतरा महाराष्ट्र में देखने को मिला है और पिछले साल जहां 11,000 से 22,000 एक्टिव केस पहुंचने में 31 दिन लग गए थे, इस बार यह आंकड़ा सिर्फ 9 दिन में पार हो गया है। और अलग अलग राज्यों में बढ़ते मामलों का राष्ट्रव्यापी असर है। देश में 4 दिन के भीतर 1 लाख से अधिक एक्टिव केस बढ़ गए, जो पूरे कोरोना काल की सबसे तेज रफ्तार है। सिर्फ कोरोना के केस ही नहीं बल्कि इससे होने वाली मौत भी चिंता बढ़ा रही है। दिसंबर के बाद यह पहला मौका आया है जब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना इस बार जो दूसरा स्ट्रेन कहा जा रहा है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि जो अनुपात है वो 1 व्यक्ति से 5.5 या फिर 6 व्यक्तियों तक अपनी पहुंच बना सकता है बहुत ही आराम से। इधर झारखंड में भी कोरोना रफ्तार में है और कोरोना के साए ने सिमडेगा में होने वाले जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को अपनी चपेट में ले लिया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले 11 खिलाड़ी और एक कोच के पॉजिटिव पाए जाने के बाद टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ा। सिमडेगा में होने वाले हॉकी जूनियर नेशनल टूर्नामेंट पर कोरोना का काला साया पड़ गया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले 12 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियातन टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। 12 व्यक्तियों का अभी तक पुष्टि किया गया है। ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा अंतिम कड़ी जहाँ तक ये पहुँचा है, ताकि उस कड़ी को हम लोग वहाँ तक जाके उसको तोड़ सकें। तो इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों ने हॉकी झारखंड को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, उनके स्तर से हॉकी इंडिया को भी इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है कि जो ये टूर्नामेंट है अभी के लिए इसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए हैं। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उस समय इस टूर्नामेंट को फिर कराया जाएगा। जूनियर हॉकी नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन सिमडेगा के एकमात्र एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 3 अप्रैल से किया जाना था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही झारखंड के 6 खिलाड़ियों समेत 12 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ की जूनियर हॉकी टीम के 5 खिलाड़ियों के अलावा 7 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आने वाली बाकी टीमों को रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया है। चंडीगढ़ से जो टीम आई है उसमें से 5 या 6 संभवतः पॉजिटिव निकल गए हैं और हमारे झारखंड के भी जो खिलाड़ी हैं वो भी पॉजिटिव निकल गए हैं। तो चांसेस है कि उनका इन्फेक्शन दूसरे को लग चुका होगा। अभी मान लीजिए वो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आए हों, लेकिन पॉजिटिव तो होने की संभावना है और ऐसे सारे प्लेयर्स को तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा जो साथ में आए हैं, क्योंकि वो लोग सेम एक ही डिब्बा में आए हैं, रेल के डिब्बा में, और जर्नी किए हैं, साथ में खाना पीना खाए हैं और बच्चे हैं, एक दूसरे का पानी वगैरह भी पिए होंगे, तो संभवतः चांसेस है कि इन्फेक्शन फैल गया होगा। इस नेशनल चैंपियनशिप में देश भर की कुल 28 जूनियर टीमें हिस्सा लेने वाली थीं, लेकिन ताजा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एस्ट्रोटर्फ मैदान को सील कर दिया है। साथ ही खिलाड़ियों को आइसोलेट कर सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं। स्टेडियम को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सभी टीमों के खिलाड़ियों के अलावा सपोर्ट स्टाफ की भी जांच की जा रही है। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा।
और 10 पॉइंट के जरिए बिहार झारखंड में कोरोना का अपडेट भी जान लेते हैं। तो आज बिहार में 259 नए केस सामने आए हैं और कल बिहार में केवल 74 नए मामले सामने आए थे। मतलब यह कि कोरोना की रफ्तार में आज 3.5 गुना का इजाफा हुआ है। और एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 1579 ये मामले हो चुके हैं। तो ये हम अपडेट आपको बता रहे हैं। आज अकेले पटना में 76 नए केस सामने आए हैं और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पटना के बाद सबसे ज्यादा 20 नए मामले पश्चिमी चंपारण में आए। जहानाबाद, सारण, बक्सर और गया यहां मामले बढ़े हैं। और झारखंड में 418 नए केस सामने आए थे। सिर्फ रांची में 262 मामले सामने थे। अच्छी बात कल से यह है कि 45 साल की उम्र के लोग और उससे ज्यादा की उम्र के लोग भी वैक्सीन ले पाएंगे। तो 2 दिन के भीतर नवादा और बेगूसराय में 8 लोगों की संदिग्ध स्थिति से में मौत हो गई। दोनों ही जगहों पर मृतक के परिजन शराब से मौत की बात कह रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कोरोना का अपडेट और इसके बाद की जो खबर है उस तक हम आते हैं कि आखिर अगली खबर क्या है। तो कोरोना का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कल झारखंड में 418 नए केस सामने आए थे। सिर्फ रांची में 262 नए मामले सामने आए। हालांकि स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि धनबाद और देवघर 2 जिले ऐसे थे जहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। तो जो दूसरा स्ट्रेन है उससे लोग डरे हुए हैं। जागरूकता की कोई कमी नहीं है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन परेशानियां इस बात को लेकर है कि आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं। हेडलाइन